मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आर्टिकल 19 इंडिया पर आपकी नई साथी, सत्य, न्याय, समानता और बंधुत्व की इस यात्रा की सहयात्री। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में आपका सहयोग जरूर मिलेगा। अमित शाह ने एक बार कहा था कि नौजवान पकौड़े क्यों नहीं बेचते। तब फिल्म सिटी से चलने वाले चैनलों ने इस पर सवाल करने के बजाय खूब ताली बजाई थी। उन्हें मजा आया था। लेकिन आज पत्रकारों के सबसे बड़े मोहल्ले में उन्हीं चैनलों और अखबारों से निकाले गए एक पत्रकार को पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। ददन विश्वकर्मा ने उसी आज तक के गेट के बाहर आज अपना ठेला लगा दिया है, जिसके भीतर वो कभी खबरें लिखा करते थे। सेंधा नमक है ना सर, आप खा के आपको टेस्टी पता चल जाएगा। आईआईएमसी से पढ़ाई करके निकले एक नौजवान जिसने जी न्यूज, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका जैसे बड़े संस्थानों में काम किया, अगर आज उसे ठेला लगाने पर मजबूर होना पड़ा है तो उनकी हिम्मत पर बधाई देने वालों को शक की नजर से देखा जाना चाहिए या विश्वास के? इसका जवाब जानने के लिए हम पहुंचे थे पत्रकार पोहे वाले के पास। जगह थी फिल्म सिटी नोएडा, आज तक के गेट के सामने, टीवी 9 भारतवर्ष की दीवार के पास, एवीपी के पीछे, दैनिक भास्कर के बगल में और जी न्यूज के पास। देखिए, सबसे पहले ना अपने अंदर के ना एक इगोइस्टिक पत्रकार को उसको मैंने थोड़ा सा दबाया, क्योंकि हम पत्रकार हैं ना, हमारे पास कुछ नहीं भी है लेकिन एक जज्बा बहुत तेज़ी से है, हुनर बहुत है हमारे पे। तो उसको किया कि अगर ये कुछ नहीं मिल रही है जो आप कहीं, तो क्या किया जाए। तो फिर उसको मैंने साइड किया। एक हुनर ये था कि मुझे लगा अब ये करना चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैं पूरे 1.5 महीने फिल्म सिटी के चक्कर लगाया हूँ। ये फिल्म सिटी हमारे देश की मीडिया हाउस, मीडिया का मक्का मदीना है, ठीक है। ये हज है, यही हज लोग कर लीजिए, यही काशी विश्वनाथ कह लीजिए, यही ओमकारेश्वर और जो भी है, बाबा कैलाश नाथ, जो भी जिसको कहना है वो कह लीजिए, उनके लिए यही है, मेरे लिए भी यही है। अभी पिछले जब से आपने ये शुरू किया है, कई बड़े चेहरे आपसे आकर रूबरू हुए, आपके बारे में जाना, आपसे पूछा, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आओ ददन भाई, आओ वापस आओ, हम कुछ करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ मिलकर करते हैं? सब लोगों ने कहा है। इवन कई जो पहले थोड़ा सा झिझक रहे थे कि क्या करें, नौकरी नहीं है या नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने वापस कॉल बैक किया। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं किया। अब जब उनको लगा कि थोड़ा सा यार ये तो लग रहा है एक ठीक ठाक पत्रकार उनकी नज़रों में, मैं तो एक आम इंसान हूँ, ठीक ठाक पत्रकार मैंने किया है पत्रकारिता, और कभी भी ऐसी अच्छी पत्रकारिता नहीं की है। तो उनको लगा कि यार ये तो शायद उनसे हत्या हो गई या जो भी हो गया, तो उनको थोड़ा सा ग्लानि महसूस हुई होगी। तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खुद का छोटा मोटा संस्थान चला रहे हैं, संस्थान का मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, उनका फ़ोन आया कि यार आप हमसे बोले होते हम कुछ करेंगे। कुछ लोगों को बताया भी मैंने कि वो लोग बोले कि हम लोग कर सकते हैं। कुछ को मैंने पैकेज बताया कि मेरा पैकेज 10.5 का है, तो उनको लगा 10,500 होंगे, तो उन्होंने ऑफ़र कर दिया कि हम 15,000 देंगे। जब मैंने उनको बताया कि 10.5 लाख का पैकेज होता है, 87 वो होते हैं, 75,000 आपको इन हैंड आते थे, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि जज्बा बढ़िया है लेकिन जज्बे से जेब नहीं भरी जा सकती है। जज्बा कलम चला सकता है, जज्बा आपको भूख और प्यास से निजात नहीं दिला सकता है। तो आए उनके फ़ोन किया लोगों ने, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब 3 दिन 2 दिन हुए हैं, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर अपना ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो चल ही रहे हैं, उसमें कर देंगे। मतलब वापस अगर कहीं से आपको कॉल आता है इन संस्थानों में से, बड़े संस्थान, तो वापस ज्वाइन करें? अब अभी थोड़ा सा मुश्किल है मैम, देखते हैं क्या कैसा हो पाता है। पहले तो ये जो स्टार्टअप है ना, इससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और मैं इसे 2 दिन के लिए नहीं खोला हूँ या 4 दिन के लिए, मेरे पास पैसा। एक संदेश के तौर पर भी खोले, एक मैसेज भी देना चाहते हैं? एक मैसेज भी है कि आपके पास अगर हुनर है, ऊपर बैठे लोग बदमाशी कर रहे हैं, तो अगर वो बदमाशी कर रहे हैं तो आप अपने हुनर से ना आप चमकिए। मतलब एक बैकअप प्लान भी होना ज़रूरी है, जैसे हालात बने हुए हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, तो एक बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है मैम। क्या क्या है आपके पास?
मेरे पास जो है 3 तरह के पोहे हैं, एक साबूदाना खिचड़ी है। निकट भविष्य में कुछ ठीक ठाक अगर यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो निकट भविष्य में हम इडली और इडली वड़ा और सांभर वड़ा भी रखेंगे, इडली सांभर वो भी रखेंगे, और बाकी देखते हैं क्या कैसा होता है। जी, तो अथॉरिटी वगैरह से दिक्कत आने शुरू हुई हैं अभी, या अगर आती हैं तो उस स्थिति में आपने क्या प्लान करा हुआ? देखिए आएंगी तो जो भी लीगल प्रोसीजर है वो मैं कोशिश करूंगा कि वही हो। आज जैसे सरकार ने सबको एक मौका दिया है कि आप अपनी रोजी रोटी लगाइए, और जो भी आप पे कीजिए, जीएसटी पे करना है, जो भी कीजिए वो सब पे करेंगे। जो भी लीगल प्रोसीजर होगा हम करेंगे, मैं करूंगा। इसमें मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि करेंगे, दिक्कतें आती हैं, आएंगी तो उससे भी निकला जाएगा। अब इतने हालात में आप सब लोगों ने साथ दिया है तो मुझे लगता है कि आगे भी आप लोग साथ देंगे, और बस आप लोग के सपोर्ट से आगे बने रहेंगे। तो जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस से करियर की शुरुआत की थी, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था आपने? हाँ इंदौर से बीएससी कंप्यूटर साइंस। जी, तो उसके बाद फिर पत्रकारिता में आने का कैसे विचार? क्या होता है ना कि भारत में हमारा जो हम जैसा मिडिल क्लास का कल्चर है ना, वो पहले तय नहीं करता है। उसको लगता है कि यार पहले ये कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं फिर सोचेंगे। मैंने कर लिया था, इन्फोसिस का प्लेसमेंट भी आ रहा था, बट वो प्लेसमेंट में मैं नहीं बैठा था। हालांकि 2-3 लोग बैठे और मेरे काबिल दो दोस्त थे, वो इन्फोसिस में गए भी, मैं नहीं जा पाया। फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, तो रोज़गार के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेची 1.5 साल तक इंदौर में, और उसके बाद फिर लगा कि पत्रकारिता करना चाहिए। ठीक है, लोगों की आवाज़ बनना चाहिए, लोगों को न्याय भी दिलाया जा सकता है इस पत्रकारिता से, तो वो मैंने शुरुआत की। फिर उसके बाद 9-10 में मैंने आईपीएस एक एकेडमी है, वहाँ पर एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने मास कॉम किया, जो कि एफिलिएशन था उसका एमसीयू माखनलाल से, और बढ़िया काम वहाँ हुआ। वहाँ से जैसे पास आउट हुआ तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं वहाँ पढ़ता भी था, अपनी एक क्लास पढ़ाता भी था बच्चों को, और उसके साथ में एक इंदौर बीट मैगजीन निकली थी, मैं उसमें नौकरी भी करता था, है ना। रात को सुबह 8 बजे निकल जाते थे, रात को 12 बजे वापस घर आते थे, 4 घंटा सोते थे, उसके बाद फिर वही रूटीन। तो वहाँ से हुआ, मैं माखनलाल से पास आउट हुए। माखनलाल से पास आउट होते ही आईएमसी में सिलेक्शन हो गया, मतलब उसका दे रखा था, आईएमसी में सिलेक्शन हुआ। आईएमसी में बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी, कॉमनवेल्थ में इंटर्नशिप करी, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर पत्रिका में सिलेक्शन हो गया। पत्रिका गए, इंदौर में बढ़िया 6 महीना 7 महीना रिपोर्टिंग करी। कुछ हालात वहाँ से बने कि कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, तो वहाँ से नौकरी छोड़ दी। दिल्ली 2 महीने दिल्ली बैठे। फिर 2011 में दिल्ली में बैठने के बाद नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी मिली कहाँ, अम्बाला में, भास्कर में। मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं, इस समय आज तक रेडियो संभाल रहे हैं, उन्होंने फ़ोन किया। एक विकास वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि अम्बाला में है, और रोहित चौधरी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो ददन जी, काफ़ी बड़े बड़े संस्थानों में आपने काम किया है, यहाँ आई कार्ड्स भी हम देख सकते हैं, आपने उनके प्रिंट आउट भी लगाए हुए हैं, तो उन संस्थानों को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ब्लर किया हुआ है, क्योंकि आई कार्ड आपके वो तो जमा हो जाते हैं ना, उनका हम लीगली कहीं इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। मतलब उस आई कार्ड को आप हैंग करके रॉब नहीं जमा सकते हैं, या अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते हैं, इसलिए लेनियार्ड दिया जाता है। आई कार्ड के साथ में लेनियार्ड इसलिए दिया जाता है कि आप लटका के चलिए, आपकी पहचान उस आई कार्ड से है, उस आई कार्ड में जो आप हैं वही दुनिया के लिए हैं। ठीक है, मैं दुनिया के लिए नॉर्मल सा इंसान हूँ, देख लीजिए, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत प्यारा संस्थान है, मुझे यहाँ न्यूज़ रूम में जिन दोस्तों के साथ आप काम कर रहे थे, कोलीग्स के साथ थे, आज यहाँ पर हैं, वो लोग आपसे मिलते हैं, तो अब ये नया जो शुरू किया है आपने, इसका अनुभव कैसा है? अनुभव बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया है। जब मेरे चारों ओर से रास्ते जब बंद हो गए तो मुझे लगा कि अब अपना करना चाहिए। ऑफ़र आए बाद में, लेकिन अब ऑफ़र आएंगे, ऑफ़र लेटर कब आएगा, कितने में बात बनेगी, कब ज्वाइनिंग होगी, फिर सैलरी 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अब इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं लोगों से पैसे ले सकूँ। ले लिया लोगों से पैसे, बहुत लोगों ने जितना भी 1000-2000 करके जिन लोगों ने मदद की कर दी, 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का कर्जा हो गया।
तो वो ज़रूरी है कि वो कर्जा पहले निपटाया जाए, फिर उसके बाद जो ये है आगे की सोचा जाएगा। ददन जी, आपका जो ये बैनर जो आपने लगाया है, इस पर सभी संस्थानों के आई कार्ड्स हैं। आपने ये भी बताया कि आप IIM CA के स्टूडेंट रहे हैं। IMC से पास आउट हूँ। जी। IIMCN मतलब जैसे IITN लिख देते हैं, जी जी जी। वैसे मैंने IIMCN लिख दिया है। इमका मेंबर भी हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ। इमका का भी बहुत सपोर्ट मुझे उस दौरान मिला है, जितना जो भी हो सका बरसक इमका ने किया। लेकिन अहम सवाल जो मेरा ये है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके जो ये पोस्टर है, इस पर बाबा साहेब का भी फोटो लगा हुआ है। उसका क्या रीज़न? बाबा साहब और फूले दोनों की फ़ोटो लगा रखी हैं। बाबा साहब मेरे ही नहीं, देश के ही नहीं, दुनिया में आइडल हैं। उन्होंने भारतवंशियों को तो उन्होंने अधिकार बाबा साहब ने दिया है कि देखो ये आपका अधिकार है, ये आपके राइट्स हैं और ये आपके दायित्व हैं। ये बाबा साहब ने बताया है उस संविधान में। तो एक मैसेज बाबा साहब के लेके, उनके आइडियोलॉजी को लेके कि आपको एक जो अधिकार मिले गए हैं रोज़गार के लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी, वो बाबा साहब ने प्रोवाइड किया। इसलिए बाबा साहब की फ़ोटो मैंने लगाई है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ज्योतिबा फूले देश में हम जैसे कमेरे वर्ग कह लीजिए, या जो भी निर्धन है, निर्जन है, हरिजन है, या जो भी OBC है, जो भी वर्ग है, सिर्फ वही क्यों, जो भी सवर्ण वर्ग है, इनको भी, इनके बीच में भी शिक्षा की अलग जगह है। तो इसलिए भी इनकी फ़ोटो लगी हुई है और ये इंस्पिरेशन है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी आप किसी से मिल सकती है। कोई विंग वाली पत्रकारिता या कोई विंग वाली दुकानदारी नहीं है कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, राइट विंगर हूँ या बीच का हूँ। मैं सबके बीच का हूँ, सब लोग मेरे अपने हैं। सिर्फ एक पत्रकार। सिर्फ एक पत्रकार हूँ। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार गिरती भारतीय मीडिया की स्थिति और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की दुर्दशा, ऊपर से विपक्ष का लोकतंत्र पर उठ रहे खतरे को लेकर सरकार से सवाल, ये वो मसले हैं जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी किस ओर बढ़ रही है। सेंधा नमक है ना सर, आप खा के आपको टेस्टी पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार एक और वीडियो लेकर आपके सामने जल्द आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।